गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम 8th क्लास की जो हमारी बुक है हनी ड्यू, उसका थर्ड लेसन है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। आज सेकंड पार्ट देखेंगे जो बाकी है, आज इस वीडियो में आप देखें। तो लेट अस स्टार्ट द लेसन। तो बच्चों, हम ये लेसन पढ़ रहे थे ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसमें क्या है, भारतीय इतिहास की झलकियां 1757 से लेकर 1857 तक की क्रांति जब होती है तब तक का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि लता मंगेशकर जी ये गाना गा रही है कार्यक्रम में और जवाहरलाल नेहरू जी उसे सुन रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, कि कंपनी ने किस प्रकार भारत पर विजय हासिल की। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो इसका जो थर्ड चैप्टर आता है ब्रिटिश रूल 1765 टू 1836 तक। तो यहाँ जब ब्रिटिश रूल जो था उस दौरान क्या घटनाएं घटित हुई वो हमने यहाँ पढ़ ली थी। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट आता है, उसमें है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम इसका जो फिफ्थ पार्ट है वहाँ से शुरू करेंगे, जब अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया था। उससे आगे हम देखेंगे। अब यहां एक चीज दिखाई गई आपको, ऑपरेशन। ये कहता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, यानी भारतीयों को किस प्रकार दबाया जा रहा था, ये चीज हम देखेंगे। यहां ये लिख रहा है कि बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने भारतीयों का दमन जारी रखा। इन 1818 में दे हैड पास्ट रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक रेगुलेशन 3 नाम से एक कानून पास किया था। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, कि बिना कोर्ट में मुकदमा चलाए किसी भारतीय को जेल की जा सकती थी। ये ऐसा उन्होंने एक एक्ट पास किया था 1818 में। तो ये बड़ा ही खतरनाक कानून था इंडियंस के लिए। अब आगे क्या हुआ, यहाँ कुछ ब्रिटिश हैं जो इकट्ठा हुए हैं, ये आपस में बातें कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं कि ऑल द टाइम, कि सारे समय में ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्यू बिग सैलरीज, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, सैलरीज, बिग सैलरीज। एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और वे अपना प्राइवेट बिजनेस भी करते थे, उससे भी वो फॉर्चून यानी धन कमा रहे थे, प्राइवेट धंधे करके भी। आगे क्या होता है, यहाँ एक चित्र दिखाया गया आपको, इसमें इंडियन किस प्रकार परेशान है ये देखिए। ये कह रहा है कि बाई 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स होता है सामान, वर्थ 7 करोड़ रुपीज टू इंडिया, कि 1829 तक ब्रिटेन से जो आयात किए जा रहे थे वो 7 करोड़ की चीजें आयात की जा रही थी। इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में बना हुआ सामान भारत में आया, तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट, जो कंपनी की लूट थी उससे जो ब्रिटिश थे वो तो अमीर होते चले गए, वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई, जो भारतीय उद्योग जो थे वो खत्म हो रहे थे, यानी मर रहे थे, खत्म हो रहे थे। अब जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, तो ये जब इंग्लैंड गया तो उसने क्या कहा, देखो ये कह रहा है गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। बैक होम का मतलब जब ये वापस इंग्लैंड गया था तब जाके इसने वहां एक रिपोर्ट पेश की अंग्रेजों के सामने। क्या कहा कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, कि जो सूत काटने वाले हैं, वीवर्स होते हैं बुनकर, सूत काटने वालों की हड्डियां आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि सूत काटने वालों की हड्डियां पूरे भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी है। इसका मतलब ये है कि जो सूत काटने वाले जो लोग थे वो बेकार हो गए थे और मर रहे थे भूख से। ये रिपोर्ट उसने वहां जाके पेश की। आगे क्या होता है, इसका चैप्टर आपका आता है 6, डिससेटिस्फैक्शन। अब यहां देखिए आप, सेटिस्फैक्शन होता है संतुष्टि, और जब हम इसका आगे डिस लगा देते हैं तो इसका ये होगा ऑपोजिट वर्ड। सेटिस्फैक्शन संतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन असंतोष। 1835 टू 56।
अब 1835 से 1856 तक भारतीय जनता में जो असंतोष फैला वो किस कारण से फैला, ये देखिए आप। यहाँ एक चित्र में आप देखेंगे, ये दो अधिकारी बात कर रहे हैं, तो हम इसको देखेंगे। ये कह रहा है कि एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। जो भारत में जो शिक्षा थी वो पर्शियन यानी फारसी भाषा या संस्कृत भाषा में थी। इन 1835 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकॉले, जो मैकाले नाम का एक इंग्लिश मैन था, सजेस्टेड ए चेंज, उसने एक बदलाव का सुझाव दिया। ठीक, उसने क्या सुझाव दिया कि वी शुड टीच द नेटिव थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज, कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, नेटिव्स होते हैं मूल निवासी या वाशिंदे, उनको हमें इंग्लिश भाषा के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। ये बात मैकाले ने कही। अब वहाँ उस वक्त विलियम बेंटिक जो गवर्नर था उसने कहा कि आई एग्री, कि मैं एग्री हूँ, मैं सहमत हूँ। अब क्या हुआ, जब भारत में जब इंग्लिश भाषा पढ़ाई गई तो उससे क्या हुआ, जब ये लोग बातें कर रहे हैं आपस में, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड कलरेक्ट टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर देम, कि इंग्लिश जो पढ़ाई हुई थी उस शिक्षा ने केवल कलरक पैदा किए, जिससे केवल जो अंग्रेजों के अधीन काम करने वाले, छोटी छोटी नौकरियां पाने वाले, पेटी जॉब होती है छोटी छोटी नौकरियां करने वाले, उनके अधीन काम करने वाले कलरक ही पैदा हुए। तभी ये कहता है कि इंसिडेंटली, संयोग से, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, संयोग से अंग्रेजी शिक्षा के कारण बहुत से बुद्धिमान नई पीढ़ी यानी नई बुद्धिमान पीढ़ी भी पैदा हुई, कि कुछ बुद्धिमान लोग भी इंग्लिश पढ़ने से कुछ बुद्धिमान लोग भी पैदा हुए। कैसे हुए ये देखते हैं आप। ये जो लोग बातें कर रहे हैं यहाँ देखिए आप, ये हम देखेंगे, ये देखिए ये बुद्धिमान लोग हैं, ये बातें करें, क्या करेंगे कि वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने भाई बहनों को शिक्षित करना चाहिए। अब ये सेकंड क्या कर रहा है, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मेटीरियल कंडीशन, और उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको इम्प्रूव यानी ठीक करने की भी कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हमारी जो ग्रीवनेस शिकायतें हैं या सुझाव हैं वो हमें ब्रिटिश संसद के सामने रखने चाहिए। ये बातें अब ये जानकार हो गए हैं और ये लोग इन चीज़ों को जानने लगे हैं। आगे क्या हो रहा है अब देखिए, ये कह रहा है कि बाई 1856 1856 तक ब्रिटिश हैड कन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया, कि 1856 तक अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। इसमें ये मैप में आपको दिखाया गया है, यहाँ जो येलो कलर है वो है इंडियन स्टेट्स, भारतीय राजाओं के राज्य, देखिए ठीक है, ये येलो कलर में है, एंड इन रेड कलर ब्रिटिश एरिया, यानी ब्रिटिशों ने देखिए कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया, लगभग पूरे इंडिया पर, होल इंडिया पर भी उन्होंने कन्क्वर्ड कर लिया, अधिकार कर लिया है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं देखते हैं हम, इंडियन लोग क्या बातें कर रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या किया कि दे मतलब इंग्लिशमैन केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, कि भारतीय लोगों की जो जरूरतें थी उनकी उन्होंने केयर नहीं की, ठीक है, यानी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब ये एक व्यक्ति कह रहा है कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, ये कह रहा है कि हमारे राजा हैं वो तो पपेट्स यानी कठपुतलियां बन गए हैं, और हमने हमारी जो पुराने रोजगार थे वो हमने खो दिए काम धंधे। एंड लैंड्स, अब ये कह रहा है कि और भूमि यानी जमीन भी खो दी हमने, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया उस पर। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, कन्वर्टिंग का मतलब होता है धर्म परिवर्तन करना, कि वे हमारे भाइयों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट जो यहाँ पर एक आदमी खड़ा है वो क्या कह रहा है कि यू ओनली टॉक, कि तुम केवल बातें करोगे, या डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। अब ड्राइव देम आउट का मतलब है भगाना, या उनको भगाने के लिए भी कुछ करोगे, ठीक है। अब यहाँ आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, पार्ट नंबर 7, द स्पार्क्स, चिंगारियाँ। जो 1857 की क्रांति जो फैली थी उसकी चिंगारियाँ, स्पार्क्स होती चिंगारियाँ, वो चिंगारियाँ कैसे फैली वो हम देखते हैं। कहाँ से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। ये एक विद्रोह है, ये अंग्रेजों की और कुछ आदिवासियों की लड़ाई का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के बारे में आपको यहाँ बताया गया, ये देखिए आप इसको हम पढ़ेंगे कि टैक्सेस कंटिन्यूड टू रुइन द पीजेंट्स। पीजेंट्स होते हैं किसान। जो अंग्रेजों ने टैक्स लगाए थे उन्होंने किसानों को मतलब बर्बाद करना जारी रखा, कंटिन्यू होता है जारी रखना,
यानी टैक्स जो लगाए थे उन्होंने वो किसानों को बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल, बंगाल में द संथाल, ये एक आदिवासी जाति होती है संथाल, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो नए भूमि कानून आए थे उनके तहत संथालों ने अपनी जमीनें खो दी थी, लॉस्ट खो दी थी, बिकेम डिस्पिरेट, कि वो उग्र हो गए, ठीक है, विद्रोही हो गए। इन 1855 1855 में देर रोज इन रेबिलियन, और उन्होंने एक विद्रोह कर दिया, एंड मैसेकर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और मैसेकर्ड होता है मार देना, बहुत से यूरोपियंस को उन्होंने मार दिया और उनके सपोर्टर्स, उनके सहायकों को भी उन्होंने मार दिया इस रेबिलियन में, विद्रोह में। ये विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 1855 में। ये संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है, आप हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे इनको। आगे क्या होता है, अब यही एक बात है, ये सिपाहियों के बारे में। देखिए अब ये क्या होता है, ये कह रहा है कि डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो विद्रोह की जो बातें थी या जो असंतोष जो पनप रहा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी पनप रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। अब आर्मी में कौन थे? इंडियन जो थे, वहां भी पनप रहा था भारतीयों में। अब क्या हुआ? अब ये कह रहा है कि द व्हाइट सोल्जर्स, यानी जो अंग्रेज सैनिक हैं, गेट्स ह्यूज पे, कि उनको तो बड़ी तनख्वाह मिलती है, मेंशंस यानी बंगले मिलते हैं, टू लिव इन रहने के लिए, एंड सर्वेंट्स नौकर भी मिलते हैं। यानी जो व्हाइट सोल्जर हैं, यानी जो अंग्रेज सैनिक हैं, उनको तो बड़ी तनख्वाह, बंगले, उनको नौकर चाकर भी मिलते हैं। वाइल, जबकि हमें क्या मिलता है? वी गेट ए पीटेंस एंड स्लो प्रमोशन, और हमें मतलब कम तनख्वाह मिलती है और प्रमोशन भी हमारी स्लो है, यानी धीरे उसे प्रमोशन होती है। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये दोनों ही कह रहे हैं, देखो, द अंग्रेज आस्क्ड अस टू क्रॉस द सी, कि अंग्रेज हैं वो हमें समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं, विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म के अगेंस्ट है, खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला, ये टोपी वाला कौन होता है? टू एबोलिश आवर ओल्ड एज कस्टम्स, हमारी जो पुरातन जो परंपराएं हैं उनको एबोलिश यानी नष्ट करने वाला ये टोपी वाला होता कौन है? यानी हम इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, ये सैनिक कह रहे हैं। अब यहाँ एक मंगल पांडे के बारे में दिखाया गया है। मंगल पांडे ये कह रहा है कि वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, कि हमें अवश्य अंग्रेजों को बाहर निकालना होगा। सिपाही मंगल पांडे, अब सिपाही को ही कहा जाता था। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट हिज रेजिमेंट एंड एग्जीक्यूटेड, कि जो मंगल पांडे नाम का जो सिपाही था उसने अपने अंग्रेज अधिकारी पर अटैक कर दिया, अपने रेजिमेंट के, अपने इंग्लिश जो छावनी होती है इनकी, उनके जो अधिकारी थे उन पर उन्होंने आक्रमण किया, यानी उनको मार दिया था। एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उनको फांसी दी गई, मंगल पांडे को फांसी दी गई। तो इससे उनमें जो सैनिकों में असंतोष पनप रहा था। अब आगे क्या होता है यहाँ, ये कह रहा है, अब जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तब क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड, कि अन्य हजारों सिपाहियों ने रिवोल्टेड यानी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी वर्दी छीन ली गई, वर्दियां उनकी छीन ली गई उनसे। अब क्या होता है? ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन, ह्यूमिलेटेड होता है अपमानित करना, उनको अपमानित किया गया सैनिकों को, एंड पुट इन आयरन, और उनको बेड़ियों में जकड़ दिया गया। नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पर? ये कुछ बातें कर रहे हैं यहाँ पर, हम देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। फ्यू इंग्लिशमैन, कुछ अंग्रेजों ने हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स, कुछ अंग्रेज जो भारतीय रीति रिवाजों को समझ सके थे, और देयर पीपल्स माइंड, और वहाँ के लोगों का जो दिमाग था या जो उनके स्थिति थी वो उसको समझ चुके थे। अब उन्होंने उसको कैसे यूज किया? अब ये कह रहा है, एक व्यक्ति क्या कह रहा है कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, कि हे स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिक, डू यू नो, कि क्या तुम्हें पता है, या तुम जानते हो, दैट ग्रीज ऑन द बुलेट, कि जिस बुलेट यानी गोली पर तुम जो चिकनाई लगी होती है, यू हैव टू बाइट इट, जिसे तुम्हें मुंह से काटना पड़ता है, मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। अब देखिए काउ एंड पिग्स, जो बुलेट पर जो लगी होती है ना ग्रीज यानी चिकनाई,
वो किसकी बनी होती है? वो काऊ और पिग्स यानी गाय और सुअर की चर्बी, फैट होती है, चर्बी से बनी होती है, जिसे तुम्हें मुंह से काटना होता है। अब ये जो ब्राह्मण है वो गाय की चर्बी को मुंह में लेना थोड़ी पसंद करेगा। अभी कहता है कि व्हाट, क्या, ऐसी बात है? अब ये जो मुस्लिम है वो भी गाय की जो सुअर की चर्बी को मुंह में लेना पसंद नहीं करता। तो ये भी कहता है कि द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कि जो अंग्रेज है, वाइट मैन, या वाइट मैन का मतलब है अंग्रेज, अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है। नेक्स्ट क्या होता है? अब ये देखिए, ये दो बातें हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आप ध्यान से देखेंगे आप, कि सून, जल्द ही, चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, कि गांव से गांव चपाती होती है, रोटियां बांटी गई, टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए कि दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विस, कि उनका जो सम्राट है, राजा है, वो उनकी सेवा चाहता है, यानी विद्रोह करना है हमें। यहाँ देखिए आप, ये रोटियां बांटी जा रही है। अब ये गांव का जो मुखिया है ये कह रहा है कि यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, कि मेरे गांव वाले सभी तैयार रहेंगे इस क्रांति के लिए। क्रांति का संदेश जा रहा है रोटियों के द्वारा। अब इसमें एक बात हो रहा है कि जो सैनिक है उनमें क्या है, सिमिलरली उसी तरीके से लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, इसी प्रकार कमल के फूल भारतीय सैनिकों के बीच में बांटे गए। भारतीय सैनिक क्या बातें कर रहे हैं कि डेथ टू द फॉरनर, कि विदेशियों की मौत होगी, हम विदेशियों को मार देंगे। एंड द मैसेज गिव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स, कि जो मैसेज होती है जनता ने सभी प्रकार की सहायता और आश्रय हमारे देशभक्तों को दिया जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब नेक्स्ट है आपका रिवोल्ट, विद्रोह। अब विद्रोह हो जाता है तो क्या होता है, लड़ाइयाँ हो गई ना अंग्रेजों की और इंडियंस की। अब क्या होता है इसमें कि देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। अब देखिए मेरठ से शुरू होती है ये, एक हिंसात्मक विद्रोह शुरू हो गया। कहाँ शुरू हुआ? देखो मेरठ में शुरू होता है ये। अब क्या होता है, मेरठ से शुरू होकर वो लोग है ना जो सिपाही होते हैं वो दिल्ली की ओर चल पड़ते हैं। सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, दिल्ली की ओर चल पड़ी। अब दिल्ली आकर वो क्या करते हैं, लाल किले में बहादुर शाह होता है उस वक्त, मुगल बादशाह बहादुर शाह, उसको वो अपना राजा घोषित करते हैं। अब ये देखो, ये सभी सैनिक कह रहे हैं कि लिव लॉन्ग आवर एम्परर बहादुर शाह, कि हमारे सम्राट बहादुर शाह दीर्घायु हो या लंबे समय तक जीवन जिए। ये लाल किले का चित्र है, दिल्ली पहुंच गए हैं सैनिक सारे मेरठ से। अब क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, कि जो विद्रोह है वो पूरी तरीके से फैल गया, यानी काफ़ी एरिया में फैल गया था। वाइडर होता है चौड़ा या काफ़ी क्षेत्र में फैल गया। अब क्या होता है देखिए कि मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कि बहुत से जमींदार जिन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, कि अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण उन्होंने ज़मीनें खो दी थी। दे वर श्योर, वो भी नाराज़ थे, वो भी परेशान थे। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये लैंडलॉर्ड है, ये क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है कि द वाइट मैन रूल मस्ट एंड, कि जो अंग्रेजों का राज है, वाइट मैन मतलब अंग्रेजों का राज है वो अवश्य ही खत्म हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, कि हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे, बिल्कुल। अब क्या होता है, अब यहाँ हमारा है फाइट फॉर फ्रीडम 1857, 1857 में जो क्रांति की लड़ाई हुई उसको हम देखेंगे क्या होता है। ये बेगम हजरत महल का एक चित्र दिया गया है आपको, वो क्या कह रही है अब देखते हैं कि मैनी फॉर्मर रूलर्स, की बहुत से पूर्व शासक लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, कि वो भी उनसे परेशान थे हजरत महल की तरह। ये हजरत महल क्या कह रही है कि द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे, टेकन अभी होता है छीन लेना, माई किंगडम, कि मेरा राज्य उन्होंने छीन लिया है बेगम हजरत महल। अब उन्होंने भी क्या किया, दे जॉइंट द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरनर, उन्होंने भी जो अफसर्स का मतलब है कि जो क्रांति या रेबिलियन जो विद्रोह हो रहा था उसको उन्होंने वो उनमें शामिल हो गई, ज्वाइन कर लिया। जो अंग्रेजों के या विदेशियों के खिलाफ लड़ा जा रहा था विद्रोह, उसमें वो शामिल हो गई। नेक्स्ट यहाँ होता है, ये एक मौलवी है अहमदुल्ला, ये क्या कर रहे हैं इसके बारे में सुनेंगे, हम देखेंगे कि पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, जो एक उस वक्त के मशहूर नेता थे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, उन्होंने लोगों को क्या कहा
कि राइज ब्रदर राइज, कि बंधुओं उठो, द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड, कि हमारी ज़मीन को नष्ट कर रहे हैं, यानी हमारे देश को नष्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि द पीपल रोज एवरीवेयर, कि हर जगह से लोग उठ खड़े हुए, इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, हर जगह से लोगों ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ क्या करता है, ये एक चित्र दिखाया गया है तांता टोपे और अजीमुल्ला खान की बातचीत है इसमें। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अजीमुल्ला खान टोल्ड तांता टोपे, अजीमुल्ला खान ने तांता टोपे को कहा, क्या कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि आज़ादी की इस लड़ाई में हमें पेशवा साहब, नाना साहब पेशवा को हमें अपना नेता चुन लेना चाहिए। अब ये देखिए कि द पैट्रियट्स पॉन्स्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। पॉन्स्ड अपॉन होता है टूट पड़ना, कि जो देशभक्त जो सैनिक थे वो अंग्रेजी सैनिकों पर टूट पड़े और उन्होंने उत्तर भारत में बड़ी भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी। यहाँ एक कुंवर सिंह का जिक्र आता है। कुंवर सिंह जो 80 साल के थे, इसके बिहार के थे, उन्होंने, उनके बारे में क्या है देखो कि 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, 80 साल के बूढ़े जो थे कुंवर सिंह, बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनकी कलाई में गोली लग गई थी। ठीक है, अब गोली लगी कलाई में तो हाथ को काटना पड़ा उन्हें, तो उन्होंने काट के गंगा में बहा दिया वो हाथ। ये देखिए आप, तो ये क्या कहते हैं उस वक्त काटते वक्त, ये कहता है कि मदर गंगा दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, कि माँ गंगा ये मेरी तुम्हें अंतिम भेंट है, ये स्वीकार करो। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट। एस डी सावंत साहब की ये लिखा हुआ है। दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। थैंक यू। ओके।